इवनिंग इन्वेस्टर्स। ऑल्दो तो मैं हमेशा जब भी वीडियोस बनाता हूँ तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइम निकालिए और उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सब वीडियोस बनाने में। बट ऑब्वियसली ये एक आसान सोर्स है मेरे लिए भी, एक ही बारी में सारे इन्वेस्टर्स से बात करने के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट रहता है हमेशा से कि इन वीडियोस को आप कभी भी मिस मत करिए, क्योंकि मैं कोई बहुत टू द पॉइंट बात करना चाह रहा हूँ जब भी वीडियोस बना रहा हूँ। बट फ्रैंकली आज वाली वीडियो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर मेरे इन्वेस्टर्स ना देखें और उनको कोई इंटरेस्ट भी ना आए इसके अंदर। पर फ्रैंकली मेरे को ऐसा पता है कि 70-80% कम से कम हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं उनको ये वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो का जो टाइटल है बेसिकली वो उनको इस टाइम उस सवाल का जवाब चाहिए जो बेसिकली इस वीडियो का टाइटल है। तो टाइटल है इस वीडियो का, मार्केट का क्या लगता है। तो मैंने एक मैसेज भी शेयर किया था कि कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस मुझे मार्केट के लिए मिली हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ऑल्दो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जब हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में जा रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों में जाना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हमारे को फिर जब मार्केट तेज़ या मंदी होती हैं तो हमारे इन्वेस्टर्स को परेशान करती हैं। बट आई होप कि इन फ्यूचर आप लोगों को इस मार्केट की उठापटक से कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। पर आज के लिए मैं आप लोगों को कुछ शेयर करने जा रहा हूँ, राइट। तो हम लोग चलते हैं, जस्ट अ मिनट। या सॉरी। तो हम लोग चलते हैं बेसिकली कुछ चार्ट्स की तरफ। मैं बहुत सिंपल तरीके से कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा, और इन जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उनका उनका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मार्केट के लिए, या मुझे लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, राइट। मैं हमेशा अपना एनालिसिस इस एक वजह से शेयर करता हूँ कि हमें थोड़ा आइडिया हो कि हमें आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से। और प्रीवियस ऑब्जर्वेशन से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि जो हम नॉइस दुनिया में सुन रहे हैं चीज़ों को लेकर, मार्केट्स को लेकर एंड ऑल, वैसी नॉइस का क्या कोई मतलब है भी है कि नहीं, और क्या वो हमारे लिए ऐसा रीज़न भी हो जाती हैं कई बार कि हमारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं, जो कि मैं कई बार अभी प्रीवियस कुछ दिनों में मैसेजेस पे शेयर कर चुका हूँ कि जो गलतियाँ कई क्लाइंट्स ने करी हैं और आगे उनका लगता नहीं है कि उनको कोई ऐसा बहुत अच्छा मौका मार्केट में री एंट्री का कोई मिलेगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ आज शेयर कर रहा हूँ आपसे कि एक बहुत लोगों ने शायद एक चार्ट्स के लिए एक चीज़ सुनी होगी, एक 200 डे मूविंग एवरेज होती है बेसिकली। तो 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो आपकी बेसिकली ये डिफाइन करती है लास्ट 200 दिन में जो भी किसी स्टॉक या इंडेक्स का जो प्राइस रहा है उसका एवरेज डिफाइन करती है, राइट। तो यहाँ चार्ट पे आपको अभी एक निफ्टी का चार्ट नज़र आ रहा है, और ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, राइट। और जो ब्लू लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बेसिकली 200 वीक मूविंग एवरेज है। तो 200 हफ्तों का जो एवरेज प्राइस मूवमेंट निफ्टी का रहा है ये वो आपको दिखा रहा है। तो यूजली ऐसा कहा जाता है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज का जो जो 200 दिन का मूविंग एवरेज होता है वो बेसिकली फेयर प्राइस होता है मार्केट का मार्केट कभी भी इस फेयर प्राइस के ऊपर ट्रेड नहीं करती है। आएगी अगर यहाँ पे तो या तो यहाँ से नीचे चली जाएगी और यहाँ या तो यहाँ से ऊपर चली जाएगी, कभी भी फेयर प्राइस पे ट्रेड नहीं करती है मार्केट, राइट। और लॉन्गर टर्म में मैं भी आपको दिखाऊंगा कि ज़्यादातर मार्केट हमेशा इस 200 वीक या 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करती है, यानी मार्केट हमेशा फेयर वैल्यूएशन से ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन पे हमेशा ट्रेड करती है। बहुत थोड़े समय ऐसे होते हैं जहाँ पे वो बाजार एक्चुअल फेयर वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड करती है। तो अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए कि बाजार अगर हमारे को दिख रहा है कि 200 डे या 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम उसे बुलिश मान सकते हैं, और बाजार अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है जा रहा है तो हम उसे बेरिश मान सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अभी आप ये जो भी शेडेड एरिया को एक बार इग्नोर कर दीजिए। बेसिकली यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मुझे देखने को मिली, जो मैं कई दिनों से, मैं क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड करता हूँ, तो वीकली चार्ट्स देखने का कोई ज़्यादा मतलब रहता नहीं निफ्टी का। लेकिन अभी वीकेंड पे मैं बेसिकली बैठा था तो चार्ट्स थोड़े देख रहा था। सो मुझे देखने को क्या मिला कि जो 200 वीक मूविंग एवरेज थी हमारी, जो कि ये ब्लू लाइन है,
ये मार्केट लास्ट वीक में हमारी मार्केट उसको ऑलरेडी क्रॉस करके खड़ी हो चुकी है। अभी ये क्या इंडिकेट करता है? हम लोग 7600 निफ्टी से आज 10,600 निफ्टी पे आ चुके हैं। हम लोगों की मार्केट जो थी वो करीबन अगर हम देखेंगे तो करीबन 12,400 के आसपास से करेक्शन शुरू हुआ, बहुत स्टीप करेक्शन आया और उसके बाद रिकवरी भी उतनी ही ज़्यादा स्टीप आई। पर जो मेरे को एवरेज जो समझ में आ रहा है, जो लोगों के व्यूज़ समझ में आ रहे हैं, उसे लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट फिर दोबारा से जो लोज 7600 के थे वो भी लगाएगी मार्केट, और प्रॉबेबली उससे नीचे 6000 और पता नहीं क्या क्या 4 5 हज़ार के टारगेट भी लोग बोलना शुरू कर चुके हैं। तो ऑल्दो ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि जब भी जिस डायरेक्शन में प्राइस बहुत एक्सटेंसिवली मूव कर जाता है तो उसके नए टारगेट्स उस तरफ के खुल जाते हैं। अब वो टारगेट आते हैं या नहीं आते हैं, ये आप हिस्ट्री खोल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो गोल्ड 6-7 साल पहले जब एक बार गोल्ड में बहुत तेज़ मूवमेंट आया, गोल्ड और सिल्वर में, तो गोल्ड ने कोई करीबन 35,000 का प्राइस लगाया था। एंड मतलब 1 लाख से ऊपर कि 1 लाख से नीचे तो कोई गोल्ड का प्राइस टारगेट ही नहीं बोलता था ना, कि अब 1 लाख तो आएगा ही आएगा। मतलब मैंने तो एक बंदा ऐसा भी देखा जो स्टॉक ब्रोकर था और उसने अपने वहाँ पे लिख के लगाया हुआ था गोल्ड का टारगेट 1 लाख और सिल्वर का टारगेट 2 लाख। ऑल्दो हमें पता है कि उसके बाद क्या हुआ। तो देखने वाली बात ये है कि ये जो हम पिछले वीक में, उससे पहले वीक में भी हमने इस मूविंग एवरेज को टेस्ट करा। आप यहाँ देख रहे होंगे मार्केट ऊपर गया और नीचे आके क्लोज कर गया, लेकिन इस वीक में स्पेसिफिकली यहाँ पे मार्केट जो है हमारा वो हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर गया है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है अगर ऐसा होता है? तो अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाएं तो मैं आपको अगर पीछे लेकर जाऊं, लेट अस से इन ईयर 2008, तो अगर आप देखेंगे तो मोस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट कभी भी 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे बहुत ज़्यादा देर कभी रुकी ही नहीं। छोटे छोटे स्पाइक्स हल्के फुल्के आए, लेकिन मार्केट उसके बाद बाउंस लेके ऊपर जाती रही। 2008 में हमें जो देखने को मिला वो ये दौर था जहाँ पे मार्केट करीबन 1100 पॉइंट से निफ्टी करीबन 2003 में चल के और 2008 में करीबन 6400 6300 6400 पॉइंट पे पहुँच गई, यानी करीबन 6-6.5 गुना रिटर्न उसने मार्केट ने डिलीवर करा इन द स्पैन ऑफ 5 ईयर्स सॉरी। उसके बाद हमें स्टीप करेक्शन देखने को मिला, और स्टीप करेक्शन में हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को तोड़ा, नीचे आया और कुछ महीने 2-3 महीने वहाँ पे ट्रेड करता रहा, और उसके बाद फिर दोबारा एकदम से स्पर्ट मूव से मार्केट फिर दोबारा मूव कर गया ऊपर, और कुछ करीबन कुछ महीनों ऑलमोस्ट 1 साल के बाद उसने जो लाइफ टाइम हाई हमारा लगा था वो लाइफ टाइम हाई भी लगा दिया, राइट। तो हमारे को देखने को क्या मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंस यहाँ पे कि जब मार्केट ने इसको प्राइस को क्रॉस करा तो उसके बाद बहुत तेज रैली हमारे को एकदम से देखने को मिली कुछ टाइम के लिए। तो करीबन 3800 मार्केट से करीबन 6200 मार्केट, तो करीबन 30-40% का रिटर्न तो इसी टाइम पे मार्केट ने दे दिया। उसके बाद मार्केट कुछ साल के लिए साइडवेज हो गई, लेकिन इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करती रही, और फाइनली हमने देखा कि मार्केट अल्टीमेटली वो 6200-6300 की मार्केट वेंट अप टू 12,400 इन फ्यू ईयर्स। अभी ये रैली से पहले क्या हुआ? जो 2003-2008 की रैली थी उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले भी ऐसे ही एक करेक्शन आया था 2000 में, करीबन 2001 में। सो मल्टीपल रीजंस थे मेरे ख्याल से उस टाइम पे। एक तो .com बस्ट हुआ था, और ये बीजेपी गवर्नमेंट का कुछ तो इशू हो गया था, गवर्नमेंट चल नहीं पाई थी, और कुछ तो ऐसे इश्यूज़ थे। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक भी इसी टाइम पे हुआ, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी वॉलेटिलिटी था एंड ऑल। तो हम देख रहे हैं कि करीबन दिसंबर ऑफ 2001 में मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, और फिर कुछ करीबन 2 साल तक करीबन मार्केट इसके नीचे ट्रेड करती रही। टेस्ट करने की कोशिश करी, ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन वो कोशिश 2 बारी नाकामयाब रही, राइट। तो फाइनली जब यहाँ भी मार्केट ने मूव अपना तोड़ा, जो हम 1100-1200 का लेवल देख रहे हैं, उसके बाद हमारे को 2003 से 2008 की रैली देखने को मिली। यहाँ भी अगर हम देखेंगे कि जब यहाँ पे 2008 में मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, तो हमारे को उसके बाद कुछ सालों के बाद एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली इन लेवल से। स्पेसिफिकली जहाँ से अगर मैं 3000-4000 लेवल की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट यहाँ से बेसिकली करीबन 3 गुना हो गई अगले करीबन हम लेंगे तो करीबन 10 साल में, 9 से 10 साल में, राइट। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम इमीडिएटली कोई नई बड़ी रैली देख रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि वो आएगी या नहीं आएगी, और मुझे फ्रैंकली ऐसा लगता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ऑल्दो ये एक्सपीरियंस वीकली चार्ट्स पे
बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मूविंग एवरेज है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, और हम शायद कुछ टाइम तक अभी इसके नीचे ही ट्रेड करेंगे, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करेक्शन आ जाएगा, या मार्केट ट्राई करेगा इसको बार बार कोशिश करेगा ऊपर तोड़ने की, और फाइनली जब टूटेगा तो उसके बाद हमें पता है कि हमारे को एक अच्छा खासा मूव तो मिल ही जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। बट अगले हाइज क्या होंगे, अगली मार्केट्स कब चलेंगे, मुझे नहीं पता उस बारे में, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम साइडवेज हो जाएंगे। अभी क्या था कि कुछ करीबन 1-1.5 महीना पहले तक मेरा भी ये व्यू था कि मार्केट जो है वो बेसिकली हमारे को शायद 7600 या कुछ लेवल हमारे को दोबारा देखने को मिल जाए। मेरा वो व्यू काफ़ी हद तक 1 महीना पहले चेंज हो गया। उसका एक डेटा पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि बहुत सारे एवरेज इन्वेस्टर्स जो थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और बहुत पैसे लेके बैठे थे अपने हाथ में, और मैंने ये अपने ऑडियो मैसेज में भी उस दिन शेयर करा कि मेरे समझ में ऐसा है कि जब बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं और इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि वैसे इन्वेस्ट करके उनको पैसा मिल भी जाएगा, वो नहीं होता है, कभी नहीं होता है। मैंने नहीं देखा आज तक 15 सालों में मार्केट में कभी भी ऐसा होता हो। दूसरी बात, चार्ट के ऊपर मैं कोई स्ट्रक्चर ढूंढ रहा था कि जहाँ पे हमारे को कोई रिवर्सल पैटर्न मिल जाए, पर रिवर्सल पैटर्न मेरी नज़र में आया नहीं। और बाई चांस इस वीकेंड पे जब मुझे वो ये वीकली चार्ट पे देखने को मिला कि इसने मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है, तो मैंने थोड़ा आराम से बैठ के और डिटेल में स्टडी करा, तो मुझे ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी देखने को मिला डेली चार्ट्स के ऊपर। अभी ये परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ कैंडल्स आप देख रहे हैं कि ये कप से बाहर जा रही हैं बेसिकली। सो कप एंड हैंडल बेसिकली एक बुलिश पैटर्न होता है, और वो आपको एक टारगेट भी दे देता है साथ के साथ। तो वो टारगेट जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, करीबन करीबन जितनी कप की आपकी इसकी डेप्थ होती है उतना ही टारगेट बनता है। तो करीबन करीबन टारगेट आपका 12,700-800 निफ्टी का ये दिखाता है। मुझे नहीं पता है ये अभी लगेगा या नहीं लगेगा, और मैं समझता भी नहीं हूँ कि बहुत इमीडिएटली लग जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी रनअप दे चुकी है। पर कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो मुझे समझ में आते हैं कि अगर पर्टिकुलर ये लेवल्स अगर नहीं टूटेंगे तो हम बहुत जल्दी भी ये लेवल्स देख सकते हैं। जैसे कि ये 97-9800 का लेवल जो एक सपोर्ट का काम कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, और ये तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानी जाएगी 8800 की, जहाँ पे मुझे लगता है कि हम ये दो लेवल्स स्पेसिफिकली जब तक ब्रीच नहीं कर रहे हैं तब तक तो ये 76 या 6000 आना वाना सब कहानियाँ हैं बेसिकली तब तक, राइट। तो अभी फ्यूचर में पता लगेगा क्या होगा और क्या नहीं होगा, बट इसको थोड़ा सा और सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए कि और जगह क्या हो रहा है, तो मैंने थोड़ा बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखा। अभी बैंक निफ्टी का चार्ट क्यों देखा, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारे इंडेक्स का बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट है। करीबन 40% वेटेज इन निफ्टी जो है वो बैंक्स की है, बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर की है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वहाँ पे देखने को मिला कि वो अभी जो वीकली मूविंग एवरेज है अपने 200 उससे काफ़ी दूर ट्रेड कर रहा है, यानी वो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है अगर देखा जाए निफ्टी को। तो उसका एक अगर लॉजिकल रीजनिंग देखें तो ये होगा कि ड्यू टू दिस कोविड थिंग, मॉरेटोरियम एंड ऑल, बैंक्स के रेवेन्यूज़ पे, फाइनेंशियल कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ पे थोड़ा बहुत ज़रूर हिट पड़ेगा ही पड़ेगा, और शायद मार्केट उसको डिस्काउंट कर रहा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला मुझे एकदम से, और वो था ये पैटर्न मैं एक्चुअली निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन निफ्टी में कुछ और बना, और ये पैटर्न हमारे पास आज बैंक निफ्टी में बन गया है। बेसिकली इस पैटर्न को डबल बॉटम बोलते हैं। तो डबल बॉटम का मतलब क्या है कि एक ही जगह पे दो बॉटम मार्केट ने लगा दिए हैं। यानी अगर निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो हमारे पास बॉटम जो है सेम लगा। लेकिन अब मैं ज़्यादा टेक्निकल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा इंडिकेशन एक मैं आपको और दे रहा हूँ, जहाँ पे मेरे हिसाब, ये 15 सालों में सबसे बड़ी ट्रेडिंग में जो मैंने एक चीज़ सीखी ना, ये एक इंडिकेटर सीखा है जो जिसे हम RSI बोलते हैं। तो RSI बेसिकली ये डिनोट करता है कि अगर प्राइस मूव कर रहा है नीचे, लेकिन उस प्राइस को मूव करने में स्ट्रेंथ नहीं है, तो मतलब ये है कि मार्केट में डाइवर्जेंस है, और जो सेकंड फॉल या सेकंड बॉटम जो मार्केट ने बनाया वो सिर्फ वीकर हैंड्स को बाहर निकालने के लिए था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस तो बिल्कुल सेम बॉटम बनाया, लेकिन RSI वॉज इम्प्रूव फ्रॉम 13 टू करीबन 28। ये सेम पैटर्न्स फार्मा इंडेक्स में बन रहे थे कई सालों से, राइट। 5 साल से जो वो फार्मा इंडेक्स गिर रहा था, जिसकी वजह से दिस वाज वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से हमने फार्मा इंडेक्स रेकमेंड भी करा था।
और फार्मा इंडेक्स के अंदर क्या हुआ फाइनली, कुछ टाइम तक वो नहीं चला, साल डेढ़ साल उसने मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन जब दिया तो उसने किस तरीके का मूवमेंट दिया वो आप लोगों ने सबने देखा है, राइट। तो मेरे को अगर अगर इसके हिसाब से देखें तो यहाँ भी पैटर्न के कुछ टारगेट नज़र आते हैं। तो करीबन टारगेट करीबन 4,500 पॉइंट यहाँ से ऊपर नजर आते हैं। तो अगर हम आज 21,500 के आसपास हैं तो 4,500 हम करीबन 25,000 इंडेक्स की करीबन यही जहाँ पे ये मूविंग एवरेज ट्रेड कर रही है 25-26,000 के आसपास ये टारगेट नज़र आते हैं। और ये टारगेट लगने में बहुत ज़्यादा समय नहीं, बहुत ज़्यादा का मतलब कुछ हफ्ते के या कुछ महीनों में ये पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है मार्केट अब कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो जाए, थोड़ा बहुत करेक्शन भी ले, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन अगर ये पैटर्न्स इंटैक्ट रहते हैं तो ये पॉसिबल है कि हम बहुत फास्ट रिकवरी भी आने वाले दिनों में देख सकते हैं, राइट। तो ये सेकंड कंफर्मेशन अपने को मिला, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बनाया है, यानी अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव साइन दे रहा है तो निफ्टी कुछ करेक्शन देगा भी तो अल्टीमेटली बैंक निफ्टी उसको ऊपर की तरफ ड्रैग करना शुरू कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, राइट। तीसरा हमने जो देखा, जो अपने जिसे कहते हैं मेरे फेवरेट इंडाइसिस, जो लोग बेचारे बड़े हमारे इन्वेस्टर बड़े परेशान भी है कि उनको स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर दिला रखा है और उनमें करीबन 2-2.5 साल से कोई रिटर्न नहीं आ रही है और उसकी वजह से सारे पोर्टफोलियो की रिटर्न इम्पैक्ट हो रही है। लेकिन बिलीव मी, आपको ये बात आज तो शायद मेरे बारे में या मेरी सजेशंस के बारे में शायद उतनी अच्छी ना लग रही हो, बट फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन यू विल बी थैंकिंग मी फॉर दिस कि हमने स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर एक्सपोजर बढ़ाया था या हमारा एक डिसेंट एक्सपोजर वहाँ पे था, जिसकी वजह से हमने करेक्टेड मार्केट में जो 2.5 साल से हम मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर करेक्शन देख रहे हैं उसमें हमने अपनी SIPs के थ्रू और लमसम इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हमने बाइंग्स करी। एंड फाइनली यू विल बी सीइंग कि आपके पोर्टफोलियोज की रिटर्न वंस मार्केट एक बारी दोबारा से कोई डिसेंट सी एक रनअप में आती है तो आप रिटर्न्स जैसी आपने 2018 जनवरी में रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियो में देखी थी उससे कहीं ज़्यादा बेटर रिटर्न्स आपको आने वाले टाइम में इन पोर्टफोलियो में दिखेंगी। और उसका मेजर रीज़न स्मॉल एंड मिड कैप ही होने वाला है। आज वो पेनफुल हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, और एंड आई एम विद यू इन ऑल दिस पेन, क्योंकि मेरा अपना पोर्टफोलियो भी स्मॉल मिड कैप हैवी रहता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये जानते हैं क्योंकि डिस्कस होता रहता है। तो स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट जैसा निफ्टी के अंदर पैटर्न है कप एंड हैंडल टाइप, वैसा सा पैटर्न हमारे को मोटा मोटा यहाँ भी देखने को मिलता है। तो ये मोटा मोटा हमारा कप है, ये सब पैटर्न्स नीट नहीं है, ठीक है। सो हमें थोड़ा सा डाइसीनेस हमेशा रहेगा इनके बारे में, बट सेम पैटर्न हमारे को मोटा मोटी मिड कैप में भी देखने को मिल रहा है। और हायर हाइज हायर लोज का मतलब मार्केट जो है जो पिछला लो बना रही है वो पिछले लो से ज़्यादा बड़ा है, यानी मार्केट अप ट्रेंड के सिग्नल्स दिखा रही है बेसिकली यहाँ पे अभी तक। अगर ये डाउन ट्रेंड में चेंज होगा तो देखना होगा कि ये कहाँ तक डाउन ट्रेंड भी दिखाती है, ठीक है जी। सो यहाँ भी ये मूविंग एवरेज में अगर हम यही देखेंगे तो मोटा मोटा हमारे को वही ट्रेंड देखने को मिलेगा वीकली ट्रेंड्स में। ये 2008 है, मिड कैप इंडेक्स देख रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से मूव लिया उसके बाद एक बड़ा मूव देखने को मिला। मार्केट जब भी इसके नीचे आने की कोशिश करती थी तो मार्केट उसके बाद जैसे ही वापस इसको क्रॉस डिसेंटली करती है तो आपको एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिल जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले टाइम में शायद हम अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। रीजंस मुझसे मत पूछिए क्या होंगे, मुझे फार्मा का कॉल देखते हुए भी नहीं पता था कि क्या रीज़न होंगे। मुझे नहीं पता था कोविड आने वाला है, मुझे नहीं पता था हाइड्रोक्लोरोक्विन चाहिए होगी यूएस को, और वो हमारे यूएस FDA जो है हमारे फार्मा कंपनीज के ऊपर से सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे और मार्केट उसको डिस्काउंट करके पहले ही भाग जाएगी। ये मुझे कभी नहीं पता होगा। रीज़न मुझे कभी मत पूछिएगा क्योंकि चार्ट्स के ऊपर कभी भी कोई रीज़न नहीं आएंगे। चार्ट्स के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई ज़रूर देखने को मिलती है कि बड़ा इन्वेस्टर कहाँ पे अपनी पोजीशन बना रहा है बेसिकली, ठीक है जी। तो ये मिड कैप की स्टोरी हो गई। और ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल कैप इंडेक्स जो हमारा, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अगर हम देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर वो सेम कप एंड हैंडल का पैटर्न, रफ सा पैटर्न कप एंड हैंडल का हमारे को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, राइट। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हमारे को देखने के मिलेंगी। मेरे हिसाब से जो हमारे को वैसे यहाँ पे डिसेंटली जो हमारे को एक स्मॉल कैप इंडेक्स में स्पेसिफिकली जो एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो करीबन ये रहेगा। सो ये एरिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कई बारी बाउंसिंग हुई है बाज़ार का, और जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं हो रहा तब तक हम नए स्मॉल कैप के केस में हम नए बुल रन में नहीं जा रहे हैं।
लेकिन अगर निफ्टी ने बुल रन में जाना है तो वो अकेला बुल रन में नहीं जा सकता। वो साइडवेज 1000-2000 पॉइंट का मूव जरूर दे सकता है अकेले। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर हम 2014 में 6000 पे खड़े थे, 2014-15 में, और आज हम 2019 में हमने करीबन 12-12.5 हज़ार लगाए हैं, डबल मार्केट हुआ। तो अगर मैं अगले 5-6 साल में डबल मार्केट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, यानी 12,000 से 24,000 निफ्टी की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, तो 24,000 मार्केट जो है वो अकेला नहीं जा सकता। उसको मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स को रनअप देना ही पड़ेगा साथ में, तभी हम मूव करने वाले हैं। पर उससे पहले हम मूव नहीं करने वाले हैं। अभी 12 से 14,000 को टारगेट नहीं है, बट ये एवरेज है कि इतना मार्केट हमेशा 5-6 साल में एवरेज मार्केट डबल हो जाता है। और हमने पीछे भी देखने को ये बहुत बारी देखने को मिला ही है। इवन इन द वेरी मार्केट के लिए जो बहुत, जिसे मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया टाइम्स नहीं रहे, जो 2014-15 से 2020 वाले मेरे हिसाब से जो बहुत अच्छे हो जाने चाहिए थे वैसे नहीं हुए, फिर भी मार्केट ने अपना डबल का रिटर्न वहाँ पे दिया हमारे को। 2019 में हम 12,000, 2020 में भी इवन हम 12,500, 400-500 के करीब हम ट्रेड कर रहे थे। इसी में ही अगर मैं एक बारी आना चाहूँ तो अगर हम एक बारी निफ्टी फार्मा या BSE हेल्थ केयर इंडेक्स यानी कि फार्मा फंड्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो देखना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी शेयर किया था कि फार्मा के लिए मेरे को समझ में आता है कि हम अभी भी बुलिश हैं। और इवन मैं अपने पास थोड़ा बहुत फार्मा अभी भी ऐड कर रहा हूँ। मुझे समझ में आता है कि फार्मा थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद फिर दोबारा हमारे को वो मूव हमारे को देखने को मिलेगा। तो वो उसका रीज़न अगर आप मेरे से जानना चाहेंगे तो सिंपल रीज़न उसका ये एक ट्रेंड लाइन है जो कई सालों से टूटी नहीं थी। एक बारी ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने पहले तोड़ी, जहाँ पे हम एक बारी अगर फार्मा में जिनकी पोजीशंस थी उन्होंने देखा होगा कि हमारे एक बार हम फार्मा में करीबन 2018 में ही एक बार अच्छा खासा पॉजिटिव हो गए थे। लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहाँ से दोबारा रिवर्सल ले लिया था बेसिकली ये यहाँ से। तो मार्केट यहाँ आई, यहाँ अच्छी मूव आई मार्केट में, लेकिन सपोर्ट नहीं हुआ वो मूव, और अल्टीमेटली फिर हमारा वो अगला रेजिस्टेंस बन गया और हम वो रेजिस्टेंस अब क्रॉस करके ऑलमोस्ट उस रेजिस्टेंस के पास खड़े हैं। मुझे जो समझ में आता है ऐसा पॉसिबल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेंड लाइन को नीचे वापस आके टेस्ट कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप देखेंगे तो रिवर्स हुआ है। और ये बीच में ये गैप आ रहा है एक ये वीकली गैप कैन डू मिरेकल्स। मतलब ये स्टॉक्स में कभी भी अगर देखने को मिला है वीक के ऊपर, वीकली चार्ट्स के ऊपर, तो यूजली स्टॉक्स वहाँ से 3 गुना 5 गुना भी हो जाते हैं। तो मैं अपने लिए, क्योंकि आई एम अविड रिस्क टेकर, तो मेरे पास कुछ स्पेयर जो मैंने फंड्स अपने लिए रखे हुए थे और मैं भी उनको कहीं मार्केट में नीचे ज़्यादा डिप्लॉय नहीं कर पाया, वो फंड्स थोड़े थोड़े करके मैं आज यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे को यहाँ भी एक बहुत डिसेंट रनअप दोबारा देखने को मिलेगा। और दूसरी एक अच्छा चीज़ यहाँ पे है कि अगर मार्केट कुछ टाइम तक नहीं भी चलेगी, तो क्योंकि फार्मा एक डिफेंसिव सेक्टर है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नहीं भी चलेगी तो फार्मा ने चलना है एटलीस्ट फिर भी, क्योंकि ये यूजली मार्केट से ऑपोजिट साइड्स पे चलते हैं यूजली। ठीक है जी, नॉट एवरी टाइम। ठीक है जी। तो ये एक बेसिकली राउंड अप है जो जिससे आपको शायद थोड़ा समझ में आया कि हमारे को मार्केट्स के बारे में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आगे। तो स्ट्रक्चर्स कुछ अच्छे चार्ट्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं काफ़ी इंडाइसेस में। और अगर हम देखें बेसिकली कि पिछले मार्केट में इस फाइनेंशियल ईयर में मार्केट के अंदर हुआ क्या है, तो अगर हम वो देखना चाहेंगे तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2021 का डेटा है, यानी 1 अप्रैल से लेकर मार्केट ने अब तक क्या बिहेवियर दिखाया सारे इंडाइसेस ने। तो अगर हम निफ्टी 50 देखेंगे तो निफ्टी करीबन 23% ऊपर है अपने लोस से 1 अप्रैल से लेके अभी तक, राइट। सबसे जिसे कहते हैं जिसको कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता था, ऑटो सेक्टर, जिसमें तो कह रहे थे मंदी आ गई है अब तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो लोस से ऑलमोस्ट 47-48% जंप कर चुका है अभी तक। और यही बात मैं बार बार समझाता रहा हूँ इन्वेस्टर्स को कि बेस्ट डील्स एंड गुड टाइम्स नेवर गो टुगेदर। आपको बाज़ार में सस्ती चीज़ ख़राब टाइम पे ही मिलेगी, अच्छे टाइम पे ऑब्वियसली वो महंगी मिलेगी आपको। उससे अगला सेक्टर कौन सा आ रहा है? फार्मा सेक्टर। ये भी हमने ख़राब टाइम में अगर ऐड करा तो आज हमारे पोर्टफोलियो के लिए गेंस निकाल रहा है और हमारे पोर्टफोलियो को कुछ हेजिंग भी दे रहा है ये, राइट। उसके बाद जो सेक्टर आ रहा है जो सबसे ज़्यादा बाउंस करे हैं, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। 32% मिड कैप और करीबन 31% स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है हमारे
जो 1 अप्रैल के लोज थे। यानी इन्होंने दोनों इंडेक्सेस ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करा है। यानी कि इवन एक और सेक्टर, बहुत थोड़े क्लाइंट्स को हमने फंड दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड्स हमने कुछ बहुत थोड़े क्लाइंट्स को दिए थे। मेरे को बाद में कुछ कन्फ्यूजन्स था इन चीज़ों को लेके, तो मैंने बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को नहीं दिया और आई थॉट ऑफ वेटिंग। तो जिन इन्वेस्टर्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ भी अगर हम देखेंगे तो जो लोज से 31%, यानी टॉप परफॉर्मिंग अगर हम जो इंडाइसेस ने परफॉर्म करा फ्रॉम द लोज, उनमें वो सारे सेक्टर हैं ऑलमोस्ट जो हमने अलग से कुछ बेट्स अपने क्लाइंट्स को दिए कि फार्मा है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मॉल एंड मिड कैप स्पेसिफिकली जो ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स के पास है। तो उन्होंने रिकवरी रेट भी उसका मार्केट से बेटर रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे ये कंटिन्यूड रहेगा और मार्केट कंटिन्यू, अगर निफ्टी ने ग्रो करना है तो इनका ग्रोथ और ज़्यादा अपने पास देखने को मिलेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे जो समझने वाली, देखो ये मार्केट को लेके सारा कुछ हो गया। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेरीज हैं तो आप अलग से डाल दीजिएगा मुझे, और मैं कोशिश करूँगा कि उनको एक बारी एड्रेस करने की, और दोबारा से कोई और वीडियो भी बना सकते हैं। मैंने एक चीज़ और सोची हुई है, मैं उसकी वीडियो भी आपको अलग से बना के दूंगा। बट एक छोटी सी चीज़ बस मुझे अभी जो इसके अलावा, मार्केट के अलावा जो शेयर करनी है आपसे, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कोविड के टाइम पे मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर बहुत मैंने भी जोर दिया है, पूरी इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री आपको जो लोगों के ऊपर जोर दे रही है कि आपके पास मेडिकल कवर अगर नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी ये बीमारी किसी के घर में आ गई तो खर्चा कैसा होता है वो हम लोग रोज़ सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों जगहों पे देखते रहते हैं, राइट। तो मैं इसके लिए आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो हम पहले कभी ऑफ़र नहीं करते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगती नहीं थी। हम हमेशा अपने क्लाइंट को रेफ़र करते थे कि आपके पास करीबन 25 से 30 लाख रुपए का अगर मेडिकल कवर है तो वो सफिशेंट है, और हम जो क्लाइंट्स को पॉलिसीज़ ऑफ़र करते थे उसमें इतना कवर डिसेंटली मिलता था। लेकिन ड्यू टू दिस कोविड थिंग हमारे को ये लगा कि क्योंकि मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स को ये प्रॉब्लम हो सकता है और ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, तो शायद 25-30 लाख भी कम पड़ जाए। आने वाले टाइम में भी ऐसा हो सकता है और अभी करंट सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है। तो उसको केटर कैसे करा जाए, तो उसको केटर करने की पहले भी ऑप्शंस थी, पर उन ऑप्शंस में कुछ कमियां थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से मैं उनको रेकमेंड नहीं करता था। पर करीबन महीना 1.5 महीना पहले काफ़ी सारी कंपनीज़ ने वो कमियां जो थी वो दूर करी हैं। उनमें से जो हम ऑब्वियसली जो प्राइमरी प्रोडक्ट हम लोग करते हैं जो कि मैक्स बूपा का हेल्थ कंपेनियन प्लान है, उस हेल्थ कंपेनियन के साथ एडिशन में हम हेल्थ रिचार्ज, बेसिकली जो सुपर टॉपअप है इन लोगों का, वो ऑफर करने की वो लेने की आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप कहीं मर्जी से लीजिएगा, सी दिस इज़ नॉट अ मार्केटिंग थिंग कि आप मेरे से ही लीजिए, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, बट ये लेना इस टाइम पे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कल को कोविड ख़त्म हो जाए, वैक्सीन आ जाए और आप लोग सेफ़ हैं, तो चाहे आप इसको बंद कर दीजिए, बट जब तक एटलीस्ट सिचुएशन है, मेरे हिसाब से इसको लेना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब ये काम कैसे करता है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास आपकी कंपनी का 5 लाख रुपए का कवर चल रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस आपकी कंपनी दे रही है, पर 5 लाख रुपए आज की डेट में कुछ भी नहीं है, एवरीबडी नोज दिस, ठीक है। तो अब क्या करा जाए, तो उसके ऊपर रिकमेंडेड होता है कि आप सुपर टॉपअप प्लान्स ले लीजिए। यानी अगर मेरा क्लेम मान लो 15 लाख रुपए का आया, तो 5 लाख रुपए का क्लेम मेरी कंपनी से मिल गया मुझे, जो मेरी कंपनी ने मेडिकल इंश्योरेंस करके दिया था मुझे, या मेरे पास वो मेडिकल इंश्योरेंस था, या अपनी जेब से मैंने पे कर दिया। सुपर टॉपअप प्लान को उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने पहले 5 लाख रुपए कहाँ से पे करे, राइट। आपके पास कवर था, ठीक है, नहीं था, आपने अपने पॉकेट से पे करे, लेकिन 5 लाख के ऊपर का कवर कंपनी ये सुपर टॉपअप आपका कवर कर लेगा। यानी कि अगर क्लेम 15 लाख रुपए का आया, तो 5 लाख का क्लेम अगर आपने अपनी कंपनी से लिया, तो 10 लाख रुपए का क्लेम आपको यहाँ से हेल्थ रिचार्ज से मिल जाएगा। अगर आपका कवर 10 लाख रुपए का है मान लीजिए, और आपका ऐसे ही 90 लाख रुपए का कवर है, तो 10 लाख का क्लेम आपने वहाँ से लिया और 90 लाख रुपए का कवर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और ये कंप्लीट फैमिली के लिए मिल जाता है, राइट। सबसे बढ़िया बात जो इसके अंदर है ना, वो ये है इसका प्रीमियम। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नाउ गेट अ 95 लाख रुपीज़ मेडिकल कवर विद 5 लाख डिडक्टेबल। 5 लाख डिडक्टेबल मतलब कि कितने का पहला सम इंश्योर्ड है जिसके ऊपर का कवर आपने लेना है, यानी पहला सम इंश्योर्ड जो आप अपनी पॉकेट से, अपनी पुरानी पॉलिसी से पे करने वाले हैं, उसके ऊपर का कवर, राइट। सो दैट इज ओनली इन 4300 रुपीज़।
एंड बिलीव मी कि ये प्रीमियम भी बहुत थोड़ा है। हमने रिसेंटली कई सारे क्लाइंट्स को अभी कोट्स दिए हैं। प्रीमियम्स अगर 10 लाख रुपए का डिडक्टेबल है, यानी आपके पहले से 10 लाख रुपए की पॉलिसी पड़ी हुई है और आप उसके ऊपर 90 लाख का टॉपअप लेते हैं, 2+2 की फैमिली के लिए प्रीमियम आता है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये में 90 लाख रुपीज़ का कवर आपको मिल जाता है। 2,000 रुपये एनुअली, मंथली नहीं बोल रहा हूँ, एनुअली। साल के 2,000, 3,000 रुपये, 2,500, डिपेंडिंग अपॉन एज। मतलब अभी जैसे रिसेंटली हमने अपने क्लाइंट को दिया जो 50+ हैं, हस्बैंड वाइफ एंड अ किड, तो उनका कवर हमने दिया है 90 लाख रुपीज़ का। प्रीमियम था करीबन 4,100 रुपीज़ 50+ की एज के लिए, राइट। तो ऑब्वियसली अगर डिडक्टेबल कम हो जाएगा तो प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वो भी करीबन 7-8 हज़ार रुपये आता है, उसमें भी कुछ नहीं है। यानी अगर आपने 5 लाख का डिडक्टेबल लिया और 95 लाख का कवर लिया तो कोई प्रीमियम आपका 7-8 हज़ार रुपये आता है। ये मैं आपको 30 to 40 के एज ग्रुप का करीबन एवरेज प्रीमियम बता रहा हूँ। किसी को कोई इंक्वायर करना होगा, अपना प्रीमियम जानना होगा, तो आप मैसेज डाल दीजिए, हम आपको प्रीमियम कैलकुलेट करवा के भेज देंगे। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर कर देगा ये एक छोटा सा टॉपअप। एक छोटा सा इंश्योरेंस अगर आप अपने लिए लेंगे फैमिली के लिए, तो आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेटअप जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। कल को आपकी कॉल है, अगर कोविड ख़त्म हो गया और साथ में वैक्सीनेशन आ गई, जो भी ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, चाहे आप इसको कंटिन्यू करिए चाहे ना करिए, बट एटलीस्ट टिल द टाइम इसको अपने किट्टी में ज़रूर ऐड करिए। किसी को भी मैं ये ब्रोशर और इसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी आज इस वीडियो के बाद ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो आप इसमें क्या क्या फीचर्स कवर्ड एंड ऑल सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप कभी भी हमारे से भी कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से प्लीज़ कि इसको बहुत सीरियसली कंसिडर करिए। द प्राइम थिंग इज़ कि हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि इतनी मेहनत से जो भी कॉर्पस, जो भी एसेट्स आप लोगों ने क्रिएट करे हैं, वो किसी भी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से डाइल्यूट हो जाएं, राइट। तो इसको बहुत सीरियसली कंसिडर करने का ज़रूरत है अपने को, राइट। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर अपने फीडबैक शेयर करिए। मुझे पता है आज भी वीडियो 30 मिनट से ऊपर हो गया, बट आई कैन नॉट हेल्प इट, आई एम सो सॉरी। बट ये वीडियोज़ अगर आप लोग देखेंगे, देखिए मैं ये वीडियो ना यूट्यूब की कोई सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं कोई चैनल नहीं चला रहा हूँ यहाँ पे जहाँ पे मुझे ऐड रेवेन्यू आ जाएगा या कुछ आ जाएगा। आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पे 89 लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करा हुआ है सिर्फ, और मैं कोई बिल्कुल ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ अपने लिए। ये वीडियोस हमारे क्लाइंट्स के लिए हैं, जो आप लोग हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या चीज़ें लॉजिकल हैं करने के लिए। बहुत सारी नॉइस है आउट इन द वर्ल्ड जो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी, हमेशा। लेकिन एक्चुअल उन चीज़ों के पीछे लॉजिक अगर आप लोग नहीं समझेंगे, मुझे बहुत सारे, मेरे को सॉरी ये बात बोलनी पड़ रही है आज, बहुत सारे क्लाइंट्स मैं देख रहा हूँ जिनसे मेरी स्पेसिफिकली इन करेक्शन के टाइम्स पे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसी बात हो रही है जो मेरे से ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो मैं कम से कम 100 बारी अपनी वीडियोस और मैसेजेस में बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसे सोचना है, ऐसे ये मार्केट को आपको ऐसे देखना है। उसका रीज़न ये है कि आप लोग मेरे मैसेजेस और मेरे ऑडियोज़, मेरे वीडियोज़ की तरफ शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप समझिए, अगर मेरे पास 200-400-500 क्लाइंट्स हैं, तो एट एनी पॉइंट इन टाइम मेरे से हर बारी हर क्लाइंट से इंडिविजुअली फ़ोन करके बात करना पॉसिबल नहीं है। हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में है, मेरे को जो अपना कम्युनिकेशन देना है मैं आपको बड़े आसानी से इन वीडियोज़, ऑडियोज़ और मैसेजेस के थ्रू दे सकता हूँ। अगर आप इन मैसेजेस और वीडियोज़, ऑडियोज़ के ऊपर ध्यान देंगे तो बिलीव मी, ये जो भी डिस्ट्रैक्शंस या जो भी परेशानियाँ आपको मार्केट्स या और भी चीज़ों को लगती हैं, देखने में लगती हैं, ये आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अगर हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, ज़्यादातर इन्वेस्टर ऐसे हैं, तो ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं 20-30% जो हमारे हर ऑडियो, हर वीडियो, हर मैसेज को पढ़ते हैं और रेगुलरली हमसे सवाल करते रहते हैं। आप लोग सवाल करिए, मेरे को बहुत खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है जब कोई मेरे से सवाल करता है। मुझे ये समझ में आता है कि यार ये बंदा एक्चुअली सीरियस है अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। द थिंग इज़ कि जो इंसान मेरे से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है ना, और वो जो उनसे कई बार बात करो और वो कहते हैं कि अमन जी बस आपके ऊपर विश्वास है। सर देखिए, मार्केट्स जब ऐसे गिरते हैं ना, तो ये सारे विश्वास जो होता है ना, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। और ये मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, 15 सालों से इसी मार्केट में धक्के खाए हैं मैंने। समझिए इस बात को प्लीज़। आप लोग अगर जब तक इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो ना तो आप इसको कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे और ना इसको कभी भी कॉन्फिडेंटली स्केल अप कर पाएंगे। आपकी कैपेसिटी है 50,000 रुपये सिर्फ लगाने की, आप 5,000 रुपये की सिर्फ लगा के खुश हो, ठीक है, तो आपके गोल्स कभी भी पूरे होने वाले नहीं हैं।
राइट। सो आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा आज अपनी भड़ास निकल गया इस वीडियो के थ्रू। तो बट अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स कि मुझे बहुत पेन होता है जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ और अल्टीमेटली आप लोग कई बार इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनती है कि ये सब आप ही के लिए करा जा रहा है, प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान दिया करें इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है जी। सो thank you and please give some feedbacks about the video and all, except the thing कि ये वीडियो लंबा था, I know that feedback already। कुछ और फीडबैक या अपनी फैमिली एंड फ्रेंड से इन चीज़ों को शेयर भी करिए, राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।